भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले की सीमा चीन से लगती है। ऐसे में चीन सीमा से लगते तमाम बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी कर दिया है। तीनों जिलों की सीमा की लंबाई 473 किलोमीटर की है, जिसकी सुरक्षा आईटीबीपी करती है। तवांग में चीन को करारा जवाब देने के लिए आईटीबीपी को अलर्ट कर दिया गया है। तो चीन से लगी सीमा पर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से अरुणाचल के तवांग में चीनी और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई, उसके बाद उत्तराखंड में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, अरुणाचल के बाद अब उत्तराखंड की सीमाओं पर नजर है। आने वाले वक्त में उत्तराखंड का दौरा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कैसे अब इन सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जा रही है, क्या तैयारी है? 350 किलोमीटर 345 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल और चाइना से लगती है। और जो नेपाल और भारत की जो सरहद है उनकी सुरक्षा के लिए एसएसबी का जिम्मा है। और बाकी इंडो नेपाल बॉर्डर पुलिस जो है आईटीबीपी जिसको हम कहते हैं, वो चाइना बॉर्डर की हिफाजत करती है। और जैसे तवांग में ये घटना हुई है, इस घटना के बाद इधर पूरे पर रेड अलर्ट कर दिया गया। क्योंकि आप इस बात को सभी जानते हैं कि चाइना अपने बॉर्डर पर तो करता ही है खुराफात, लेकिन नेपाल के रास्ते भी कुछ ना खुराफात करता रहता है। तो इसीलिए एसएसबी और आईटीबीपी दोनों को बहुत अलर्ट पर रखा गया है। जो गश्त है वहाँ पर जो उनका मैन पावर है उनको बढ़ा दिया गया है, गश्त बढ़ा दी गई है। यहाँ से तमाम अलर्ट हो रहे हैं। आज टीवी आईटीबीपी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी बॉर्डर की वो सुरक्षा करते हैं उनकी एक समीक्षा भी कर रहे हैं। और तमाम तरह की जो चौकसी बरती जा सकती है, राज्य सरकार के राज्य पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर क्या किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर अख्तियार की जा रही हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पर बेहद चौकसी बरती है। क्योंकि चमोली में 12 होती एक जगह है, वहाँ पर चाइना अपना दावा करता रहता है, कभी उनके से जाते हैं, कभी हिमालय में। ऐसी कई सारी डिस्प्यूटेड लैंड हैं, जो नो मैंस लैंड भी हम कह सकते हैं, विवादित भूमि भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो चाइना की तरफ से जो खुराफात होती रहती है, उसके मद्देनजर जो तवांग में घटना हुई है, तो अलर्ट पर है। जी बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो पिथौरागढ़ के धारचूला में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चीन सीमा से जो सीमा लगी हुई है, उत्तराखंड के कई जो जिले हैं उनकी सीमा लगती है चीन से, और इसलिए अब ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी अब आईटीबीपी कड़ी तैनाती करने की तैयारी में है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बुरी खबर है। प्रदेश की 1764 फैक्ट्रियां बंद होने की तलवार इन पर लटक रही है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सैकड़ों फैक्ट्रियों की एनओसी रद्द कर दी है। उत्तराखंड में कई औद्योगिक यूनिट बंद होने के कगार पर हैं। ऐसे में 1724 फैक्ट्रियां हैं जो कभी भी बंद हो सकती हैं। प्रदेश की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों ने अब तक ईपीआर में एक्शन प्लान जमा नहीं किया है, लिहाजा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी फैक्ट्रियों के एनओसी रद्द कर दी है। जो पीबीआईओज वर्तमान तक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक्शन प्लान वो जमा नहीं किए हैं, उन सबको 15 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो बंद कर दिया जाए। उसके एवज में कार्रवाई करते हुए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी ने ये कार्रवाई की हुई है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अब तक, उनका कंसेंट टू ऑपरेट उसको विथहेल्ड कर दिया गया है, विड्रॉन कर दिया गया। फिलहाल 1724 इंडस्ट्री को नोटिस दिए गए हैं, मगर इसके अलावा भी ऐसी करीब 6000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो मानक पूरे नहीं करती हैं। अगर इन पर एक्शन हुआ तो 4 से 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि 4 से 5 लाख आदमी जो है इस आदेश के बाद बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कम यूनिट्स कवर हो रहे हैं। बट जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जो उन्होंने अप्लाई अभी नहीं किया, जो करने के प्रोसेस में, तो वो तादाद बहुत है। लगभग 6000 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अफेक्ट होंगी। उत्तराखंड में वैसे ही रोजगार की कमी है, इस बीच इतनी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों का बंद होना रोजगार के लिहाज से सही नहीं है। जाहिर है सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड की बंद पड़ी 44 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू कराने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही भारत नेट की सुविधा देने के लिए बातचीत हुई, जिससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो वहीं सीमांत गांव को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने को लेकर सीएम ने केंद्र से अनुरोध किया है। यहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए
जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है उनके सलाहकार के स्तर पर, वो बैठक जल्दी करी जाए जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में पिछले 2 महीने से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन कार्य योजना ठप पड़ी है। गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजकर जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद से ही उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछाए जाने वाले कामों पर रोक लगा दी है, मगर एक बार फिर से नगर निगम गैस लाइन बिछाने की इजाजत देने जा रहा है, जिसके बाद काम शुरू होगा। इनका जो रजिस्ट्रेशन कार्य था वो संतोषजनक न पाए जाने पर हमने इनका जो वर्क ऑर्डर था और जो अनापत्ति थी वो निरस्त कर दी थी। इसके बाद उनके साथ प्रत्यावेदन दे करके अनुरोध किया गया कि एक थर्ड पार्टी जांच कराई जाए इसमें। तो नगर हमारे महापौर महोदय के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई है अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में। वो कमेटी की जाँच रिपोर्ट आज मैंने जानकारी प्राप्त की, तो लगभग एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के बाद हम उनको पुनः ऑर्डर करेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए उनको आदेश करेंगे। इधर गुप्तकाशी के स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नहीं होने से मरीज परेशान है। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा का भी मुख्य पड़ाव है और ऐसे में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होना जरूरी है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस अस्पताल को अपग्रेड किया जाए ताकि मरीजों को जरूरी सुविधाएं मिल पाए। एलोपैथिक चिकित्सालय जो गुप्तकाशी उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं और देने की आवश्यकता है, वहाँ उसके बारे में निरीक्षण किया गया और ये देखने में आया कि वहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत हमारे नॉर्मल डॉक्टर्स प्लस लेडी डॉक्टर्स, और वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसकी भी रख रखाव की थोड़ी कमी है। तो एलोपैथिक इधर पौड़ी के नैनी डांडा ब्लॉक से 2 छात्र आयुष दिहानी और अमन सुंदरियाल का नाम इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दोनों छात्र राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी में 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने साल 2022 में फायर सीजन के दौरान अपने स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने में अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल के पास लगी आग पर काबू पाया। हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हैं। हम दोनों ही देहरादून में पुलिस की तरफ से आयोजित करवाई जा रही 11वीं ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की। देहरादून पुलिस लाइन में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। इसमें 26 टीमों के 395 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीरंदाजी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तो पुलिस लाइन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसकी शुरुआत की। 11वीं ऑल इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता है, जिसमें कई जो छात्र हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया गया और 4 दिन तक जो ये प्रतियोगिता है ये चलेगी। तीरंदाजी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सीएम की तरफ से शुभकामनाएं भी दी गई और देखिए कैसे सीएम ने आज खुद इसके कार्यक्रम की शुरुआत की है। तीरंदाजी करते हुए खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम नजर आए। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आपको बता दें, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, प्रदेश में खेल कोटे से जल्द भर्तियां होने वाली है। ये सीएम की तरफ से बयान सामने आया है और नई खेल नीति के तहत ये खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। आने वाली भर्तियों में खेल कोटा दिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है और प्रदेश में खेल कोटे से जल्द भर्तियां होंगी। सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है। नई खेल नीति के तहत खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। कि महान धनुधर विद्या के
गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच में दरार आ गई है। पुल की रिटेनिंग वॉल धंसने से दरार आई है। एहतियात के तौर पर पुल पर वन वे ट्रैफिक कर दिया गया है। इस पुल को बने अभी ज्यादा दिन का समय भी नहीं हुआ था, मगर अभी से पुल में दरार आ गई। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस का आरोप है कि पुल के निर्माण में करप्शन हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुल के अप्रोच में दरार आना शुरू हो गया है। कुछ ही वक्त हुआ है इस पुल को बने हुए, लेकिन अभी से इसमें दरारें आनी शुरू हो गई हैं। अगर एक पुल में दिक्कत आई थी या जहाँ पे भी पुलों में दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रॉपर जांच कराई जा रही है और जांच कराकर जो भी संबंधित है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी मतलब जो दोषी थे उनको निलंबन किया गया। निलंबन के बाद उनके खिलाफ मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि या उनका वेतन रोकना, सारी चीजें कार्रवाई की गई। जल्द हो सकती है आईएफएस किशन चंद की गिरफ्तारी। विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा का बयान, किशन चंद के खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई होगी। विजिलेंस ने किशन चंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस के सामने बयान देने नहीं आ रहे किशन चंद और मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं और जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है और गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जल्द ही किशन चंद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। इसमें जो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें हमारे तरफ से, विजिलेंस की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया किशन चंद के बयान लेने के लिए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। कई बार हम लोगों ने उनके घर पे भी जाके बात की, कोशिश किया कि वो मिल जाएं। एक विगत में उन्होंने कहा भी था कि वो आएंगे, लेकिन वो बयान देने नहीं आए। तो इस कारण से हम लोगों को उनके बयान को लेने के लिए हमने कई जगह टीमें भी भेजी हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार इस वक्त सीधा लाइव देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, ये तो बात कह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। विजिलेंस निदेशक की बात हमने सुनी, उनका कहना है गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार किशन चंद है कहां? बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व आईएफएस अधिकारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यानी अभी जो विजिलेंस की टीमें लगातार उनको रडार पर लेकर उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी वो विजिलेंस की टीमों की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि बहुत ही जल्द विजिलेंस की टीम किशन चंद को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कल रात से ही तमाम जितने भी ठिकाने किशन चंद के हो, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, आगरा हो, मेरठ हो, ये तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर उनके आवास हैं या फिर अन्य ठिकाने, वहाँ पर लगातार छापेमारी विजिलेंस की टीमों के माध्यम से की जा रही है। और पूरा मामला ये आपको ये भी बताएं कि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और कॉर्बेट राजाजी पार्क में अवैध निर्माण, अवैध पेड़ों के कटान के ये मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था राज्य सरकार की सहमति के बाद, और पूरे मामले में जांच चल रही है। और साफ तौर पर किशन चंद ने राजनीतिक संरक्षण लेने की बात जरूर कही है, क्योंकि वो लगातार छिपते अगर पुलिस से घूम रहे हैं तो राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण लेने की फिराक में है। लेकिन साफ तौर पर विजिलेंस के डायरेक्टर अमित सिन्हा ने कहा है कि जल्द ही किशन चंद पुलिस की गिरफ्त में होगा, विजिलेंस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से किशन चंद बाहर है। और लेकिन अभी करीब 8 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर विजिलेंस के द्वारा छापेमारी की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है आखिरकार किशन चंद है कहां पर। और आपको ये भी बताऊं कि जल्द ही विजिलेंस की टीमों के माध्यम से जो 82 और 83 की कार्रवाई होती है, यानी कुर्की की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी विजिलेंस करेगी। और जल्द ही ऐसी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही विजिलेंस किशन चंद को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि लगातार किशन चंद राजनीतिक संरक्षण लेने की फिराक में है। लेकिन साफ तौर पर विजिलेंस के डायरेक्टर ने साफ कह दिया है कि राजनीतिक संरक्षण अगर लेने की भी बात हुई है तो बिल्कुल आईएफएस अधिकारी की गिरफ्तारी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन पकड़ने कब आते हैं ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जसपुर में लकड़ी के गोदाम में और दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग इस कदर फैली कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग की वजह से कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर की, जहां लकड़ी के गोदाम और दुकान में ये आग लगी। किस कारण से ये आग लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और उत्तराखंड के कॉलेजों में इन दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और इसलिए छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए छात्र छात्राओं में भी उत्साह है। छात्र संगठनों के अलग अलग गुट इन दिनों चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र संघ के जो चुनाव है, 2 वर्षों से कोविड के कारण छात्र संघ के चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे थे और एनएसयूआई के प्रति छात्रों का जो है इस समय माहौल है। आप देख रहे होंगे अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुआ उसमें पूरा पैनल जीत करके एनएसयूआई का आया है। ऐसे ही इस बार जो है डीएवी कॉलेज में ही माहौल है। बाकी हम लोग तो तैयार हैं चुनाव के लिए, चुनाव में जाने वाले हैं, अच्छा परिणाम रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्तमान में अभी हमारे 2 कार्यकर्ता हैं। अभी हमारे उन्हीं कार्यकर्ताओं पर हम काम कर रहे हैं अभी और उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम लड़वाने का काम करेंगे अभी। और आने वाले समय में अगर हमारा कोई विशेष अगर हमें लगता है कि छात्र संघ चुनाव के लिए जीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए तो अब की बार हम पैनल पे भी विचार कर रहे हैं और पैनल भी हम लड़वाएंगे। कॉलेजों में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा छात्र संघ चुनावों का शोर है। हम लोग महासचिव का ही चुनाव लड़ते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार की ऊर्जा छात्रों के बीच में दिख रही है। और 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं और जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, 2020 का बच्चा है, उसने अभी तक वोट नहीं डाला है और बिल्कुल उत्साहित है वो वोट डालने के लिए। हम 2019 में परिषद छोड़ के आए थे, हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हम निर्दलीय बहुत अच्छे मार्जिन जीते थे। उसके बाद भी हमारी जो विचारधारा रही है भगवे की विचारधारा रही है, हमने भगवे की विचारधारा के नीचे ही काम करा है। और अब बात चल रही है हमें मर्ज करने की या विलयन की, तो ठीक है हमारी विचारधारा भी मिलती है उनसे, हम उसी के एक पार्ट हैं। अगर हम एक अच्छी पोजीशन पे हमें वो चुनाव लड़ाते हैं अच्छे पद पे तो हम विलय होने के लिए तैयार हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। यहीं से ज्यादातर नेताओं के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद निकाय चुनाव होने हैं। जाहिर है इसे राजनीतिक लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर पौड़ी के निसणी वन पंचायत में बांज के 50 पेड़ काटे जाने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल वन पंचायत की भूमि पर वन विभाग वॉच टावर का निर्माण करवा रहा था, मगर ठेकेदार की मनमानी देखिए, उसने अवैध रूप से पेड़ काट दिए और साथ ही इस जगह पर बने कई जो छोटे मंदिर थे उन्हें भी तोड़ दिया। तो पेड़ों के बारे में हमारे पास भी शिकायत आई थी, तो उस पेड़ों की कार्रवाई संबंधित वन पंचायत के सरपंच की कमेटी करती है, जिसको रेंजर साहब को मैंने लिखित में आदेश कर दिया है। तो उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। ग्रामीणों द्वारा वहाँ पर विरोध जताया जा रहा है, तो जनता जनार्दन सर्वोपरि है। इधर हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को पिछले कई साल से धमकी भरे पत्र मिलते आ रहे हैं। लगातार मिल रही धमकी भरे पत्र को लेकर अब जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बात की जांच की जा रही है कि ये धमकी भरे पत्र कौन भेजता है और उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। एक्चुअली इसमें हमें लगा अभी तक कितना भी लेटर्स इस तरीके से रेलवे में प्राप्त हुआ है वो सब कोई एक ही आदमी इस तरीके से कर रहा है, ऐसे हमें लगा। बिकॉज अभी तक कितना भी चिट्ठी प्राप्त हुआ वो सभी में इंक्वायरी भी हुआ है, बट इसके पीछे हमें लगा कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, बट कोई एक आदमी इसको कर रहे हैं, वैसे हमें अभी तक जांच में लगा। बट फिर भी हमने इस बार FIR दर्ज करके इसमें डीपली हम इन्वेस्टिगेशन कर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।